नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT कक्षा 9 इतिहास है वो हम अध्ययन करेंगे। जो पहला जो अध्याय है हमारा वो है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज के इस सेशन में हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि क्लास कैसे रही। शुरू करते हैं इस सेशन को। ये जो सेशन है हमारा NCERT कक्षा 9 जो क्लास है ये हमारी रहेगी। तो ये जो सेशन हमारा रहेगा ऑल कंपटीशन एग्जाम, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। जो HSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो CAT एग्जाम लिया जा रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करें। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब होती है। तो इसमें जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति है ये होती है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 है। इस दिन पेरिस नगर में आतंक का माहौल था कि हमारा जो पेरिस है जो फ्रांस में, इसमें 14 जुलाई 1789 को एक आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अफवाह थी कि वह सेना नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। कि लोगों में अफवाह फैल चुकी थी कि जो वहां का जो सम्राट है वो क्या करेंगे कि सेना में जैसे ही सेना शहर में घुसेगी तो वो है आम लोगों पर क्या चलाएंगे, गोलियां बरसाएंगे। ये अफवाह चल रही थी। बात है 1789 की। पेरिस शहर में लगभग 7,000 मर्द था। औरतें टाउन मॉल के एक टाउन हॉल था उसके सामने इकट्ठे हुए थे। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। कि इनको किस चीज की आवश्यकता थी? हथियारों की जो आवश्यकता थी। ये लोग थे जो सरकारी जो दफ्तर थे उनमें हथियारों की खोज के लिए वो इसमें प्रवेश कर चुके थे। और सैकड़ों लोगों का एक समूह था वो क्या कर गए कि एक पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला गया। कि जो लोग इकट्ठे हो रहे थे इनको उन हथियारों की आवश्यकता थी, इसलिए वो हथियारों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों में अंदर घुस जाते हैं। फिर एक भाग है पेरिस नगर का। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। कौन सा भाग है जी? पूर्वी भाग। इस पूर्वी भाग के इसमें एक किला है बास्तिल किला। बास्तिल किले की एक जेल है उसको तोड़ डालते हैं। ये जो लोग थे जो भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। लोगों को पता चल गया कि एक जगह है, एक स्थान ऐसा स्थान है जहां पे गोला बारूद मिल सकते हैं हमको। तो लोगों ने क्या किया कि एक किला होता है बास्तिल का, उस किले में एक जेल होती है, उस जेल को तोड़कर वो अंदर घुस जाते हैं और हथियारों पर कब्जे की इस सस्ता लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। जो बास्तिल किले में एक कमांडर था वो इस हथियार कब्जाने को छुड़ाने के लिए वो कमांडर है। इस लोगों के समूह में अंदर आने के कारण वो उसकी मारा जाता है और कैदी छुड़ा लिए गए। और उनकी संख्या केवल 7 थी। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किले लोगों की घृणा का केंद्र था। कि सम्राट की जो निरंकुश शक्तियां थी, निरंकुश शक्तियां क्या होती है? निरंकुश शक्ति क्या होती है? ऐसी शक्ति जिस पे शासन है या शासन पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता, डरा धमका के जो शासन किया जा रहा था उससे हम निरंकुश शासन कहते हैं। तो वहां जो सम्राट की जो निरंकुश शक्तियां थी, जो लोगों को डरा धमका के हथियार के बल के प्रयोग है वहां लोगों से शासन करवाया जा रहा था लोगों के ऊपर। तो उनकी राजा की शक्ति के घृणाओं के कारण लोगों ने इस किले को घृणा का केंद्र माना था, इसलिए किले को ढा दिया गया। लोगों ने बहुत लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि यहाँ क्या था, बास्तिल के किले में लोगों को गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसलिए वो इस इलाके में घुस गए। और यहाँ एक कमांडर था वो भी मारा गया था। कमांडर मारा गया और जो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण लोगों के इस किले के खिलाफ एक
गिरना थी और इस किले को ढा दिया जाता है। अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए जाएंगे जो ध्वस्त को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। कि जो अवशेष थे इस किले में कुछ बढ़िया बढ़िया वस्तुएं थी और कुछ जो चित्र थे, जो कलाकार थे, वो इस डिजाइनिंग को जो है इसका प्रयोग करना चाहते थे। उनको ये है किले के जो अवशेष थे वो इन लोगों ने उन लोगों को पास जो अवशेष है वो बेच देते हैं। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावर रोटी की महंगाई कीमतों का विरोध कर रही थी। कि अधिकांश जनता है किसका विरोध कर रही थी? जो रोटियां थी पावर रोटी की, उसकी महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। कि महंगाई है वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो आम नागरिक थे इसका खिलाफ कर रहे थे महंगाई के कारण। बाद में इस दौर का अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी जो परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। ये फ्रांस के सम्राट को है फांसी दी जाती है। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य, जो 18वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध में जो फ्रांसीसी साम्राज्य है वो हम डिस्कशन करेंगे। कि 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि सन 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था, उस राजा का नाम बताइए, उस सम्राट का नाम बताइए। तो वो था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। कौन से वंश से था? तो बुर्बो राजवंश से। सन 1774 में लुई 16वां राजगद्दी पर आसीन विराजमान होते हैं। उस समय उनकी उम्र थी 20 साल थी। कितनी उम्र थी? 20 साल। किनकी की थी? लुई 16वां। कब गद्दी पे बैठे? 1774 में। कौन से राजवंश से थे? तो बुर्बो राजवंश से थे। और लुई 16वां का विवाह है किनके साथ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। किनसे हुआ था? जो लुई 16वां का विवाह है किनके साथ हुआ था? मैरी एंटोइनेट से हुआ था। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। और जो इनका एंटोइनेट से विवाह हुआ था वो जो सम्राट था वो कौन था? वो लुई 16वां था। कहाँ से थे? बुर्बो राजवंश से संबंध रखने वाले। और राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली किया। जो लुई 16वां का जो राज्यारोहण हो रहा था उस समय उन्होंने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, क्योंकि फ्रांस में युद्ध चल रहा था। अगर युद्ध चल रहा था जो वित्तीय है, जो पैसा है, वो जो संसाधन थे उनके पास वो सब अब नष्ट हो चुके थे, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय से युद्ध चले आ रहे थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूली खर्चे का बोझ अलग से था। कि जो राजा थे जो उनका महल था वर्साई का महल, उसकी शान और शौकत को बनाए रखने के लिए वो जो बेफालतू है, जो फिजूल खर्चा है, वो अलग से कर रहे थे। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि लुई 16वां के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। तो वो था कौन सा, किसके शासन था? वो लुई 16वां। लुई 16वां कौन से शासन से था? कौन से राजवंश से था? तो बुर्बो राजवंश से था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? विवाह किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रिया की जो एंटोइनेट से हुआ था। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरबे लिवरे से अधिक का कर्जा और जुट गया था, क्योंकि ब्रिटेन को आजाद कराने में सहायता दी थी 13 उपनिवेशों को फ्रांस ने। तो इसके कारण उन पे कितना कर्जा वो अधिक हो गया था? 10 अरब लिवरे। पहले से ये 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे
कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। फ्रांसीसी सरकार के पास है और बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा था। उसके नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। तो क्या एक ही कारण होगा? क्योंकि सरकार है, इनकी सरकार के पास जो फ्रांसीसी सरकार थी, इनके ऊपर इतना बोझ हो चुका था, क्योंकि पहले से तो युद्ध चले आ रहे थे। अगर युद्ध चले आ रहे थे तो वित्तीय पैसा इनके पास नहीं था। और फिर एक ब्रिटेन के जो उपनिवेशों को आज़ाद कराने में इन्होंने सहायता दी थी, अमेरिका के, तो इसके कारण उनके ऊपर 10 अरबे जो लीवरे है और भी ब्याज हो गया। धीरे धीरे ये कर्जा ज्यादा हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये टैक्स है करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गए। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज है कितने भागों में बंटा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज है कितने भागों में बंटा था? 3 भागों में। कौन से 3 भाग थे? इनको क्या कहते थे? 3 एस्टेट्स कहते थे, जो केवल तीसरे एस्टेट लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस कितने भागों में बंटा था? 3 भागों में बंटा था। जो तीसरा भाग था वही केवल है कर अदा टैक्स करता था। इस तीसरे भाग में कौन से लोग थे वो हम डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें हमारे दिए हुए हैं कि प्रथम वर्ग में जो है कौन थे? प्रथम जो स्टेट था इसमें कौन थे? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग था। तृतीय वर्ग में कौन थे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि, और किसान और कारीगर, और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर थे। प्रथम वर्ग में कौन थे? पादरी वर्ग था। द्वितीय में कुलीन वर्ग था। तीसरे वर्ग था जो तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि थे। किसान और कारीगर थे। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर थे। तो तीसरे वर्ग में जो जनसाधारण लोग थे वही केवल कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज, क्योंकि समाज है फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा? 3 भागों में था। प्रथम भाग में कुलीन वर्ग थे, परंतु जो अंतिम वर्ग तीसरा वर्ग था उसमें किसान वर्ग, निम्न वर्ग के लोग शामिल थे। फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले की फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। 1789 से पहले फ्रांस में किस पद का प्रयोग होता था? प्राचीन राजतंत्र का। 1789 के बाद ये समाप्त किया गया राजतंत्र को। फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था को चित्र 2 दर्शाता है, जो हमने देखा कि प्रथम वर्ग में कौन है कि पादरी वर्ग थे। द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग शामिल थे। तीसरे वर्ग में बड़े व्यवसायी थे, अदालती थे, व्यापारी थे, किसान और कारीगर थे। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर थे। पूरी आबादी में लगभग कितने प्रतिशत लोग किसान थे? 90%। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जमीन के जो मालिक थे वो किसान बहुत ही कम थे, क्योंकि ये या तो पट्टेदारी पर या हिस्सेदारी पर जो किसान खेती करते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। कि जमीनों पर कुलीन, चर्च और एस्टेट के जो अमीर है उनका अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग के लोगों के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जो जन्म से जो उनका अधिकार आ रहे थे वो किनके पास थे? पादरी वर्ग के पास थे। सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को जो दिए जाने वाले करों से छूट। राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसान से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी एवं घरों खेतों में काम करना, सेवाएं देना या सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसान से करों का एक हिस्सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हमारा जो एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम था 2018-19, उसमें पूछा गया था कि टाइड
था, ये एक कैसा कर था? धार्मिक कर था, सामूहिक कर था, कैसा कर था? ये हमारा जो HSSC है उसने भी पूछा था कि ये कौन सा कर था। तो किसानों में से करों का एक हिस्सा था जो टाइड एक धार्मिक कर था, जो ये चर्च है कि द्वारा इनके किसानों के ऊपर है, ये धार्मिक कर भी वसूला जाता था। उस कर का नाम था टाइड। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, परंतु एक धार्मिक कर था उनको भी चुकाना पड़ता था। और एक प्रत्यक्ष कर कौन था? टाइल। टाइल कैसा कर था? प्रत्यक्ष। टाइड धार्मिक कर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा CAT एग्जाम के लिए। अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थी। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर लोगों पर जो टैक्स लगाया जा रहा था वो कौन कौन से है? धार्मिक टैक्स कौन सा था? वो था टाइड। जो टाइल है वो प्रत्यक्ष कर था और अप्रत्यक्ष कर तंबाकू रोजाना उपभोग होने वाली वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। जनता के ऊपर है बहुत सारे कर है वो लगाए जाते थे। और ये हमारा जो समाज है, फ्रांसीसी समाज है, कितने भागों में बंटा था? 3 भाग में। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। प्रथम वर्ग में कौन सा था? पादरी वर्ग था। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग था। तृतीय एस्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर। सबसे ज्यादा जो टैक्स लिया जाता था इसी वर्ग से लिया जाता था, किसानों और भूमि मजदूर नौकर से। कौन से कर थे? तो धार्मिक कर था और टाइल कर था। कौन से कर थे? टाइड कर और टाइल कर और अप्रत्यक्ष कर थे। कुछ नए शब्द आए वो भी हम डिस्कशन करते हैं कौन से। जैसे लिवरे हमने सुना था कि फ्रांस से जो 10 उपनिवेशों को बताने के लिए उनके ऊपर क्या था? लिवरे लगा था 10। वो क्या? फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया। लिवरे है, लिवरे ये क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी। कब समाप्त किया गया था? 1794 में किया था। एस्टेट क्या था? जो एस्टेट है, एस्टेट ये क्या था कि फ्रांस क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। कितने श्रेणी में बंटा होता फ्रांस? 3 श्रेणी में बंटा। प्रथम में पादरी थे, द्वितीय में कौन थे? कुलीन थे। द्वितीय में कौन थे? कुलीन थे। तीसरे में कौन थे? निम्न वर्ग। कौन से थे? निम्न वर्ग थे। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह कौन था? जो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह पादरी वर्ग। पादरी वर्ग फ्रांस का सबसे प्रथम वर्ग था। टाइड, टाइड क्या था? एक चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक कर था। ये कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर कौन सा होता था? टाइड। ये एक धार्मिक कर था। ये HSSC जो 2019 में क्लर्क एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर टाइल था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी कि जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में कितने करोड़ थी? 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर कितनी होगी? 2.8 करोड़ हो गई थी। परिमाण अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेज से बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पाव रोटी की महंगाई में वृद्धि हुई, कीमतों में भी वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों से मजदूरी करते और मजदूरी मालिक तय करते, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही, क्योंकि अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती रह गई। स्थितियां और बेहतर होती गई, क्योंकि सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। जीविका शब्द आया है, तो जीविका शब्द क्या होता है? जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है, वो अनाम होता है। जीविका संकट कैसे उत्पन्न हुई? कि खराब फसल के कारण, पाव रोटी महंगाई होने के कारण,
फिर महंगाई हुई और महामारी भी बढ़ी। इसके कारण इनका जीविका संकट है वो एक बुरा हालत हुआ इन लोगों का, फ्रांसीसी लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों की अंत की और कल्पना की। जैसे कि पहले भी कर पढ़ जो है हमने पहले भी कर बढ़ने व अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। सही बात है, टैक्स और बढ़ा और अकाल के समय किसानों और कामगार वो विद्रोह कर रहे थे। उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। कि ये आर्थिक जो व्यवस्था उनकी खराब थी, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए उनके पास कोई और कार्यक्रम नहीं थे, इसलिए ये जो इनका विरोध कर रहे थे, ये जिम्मेदारी तीसरे वर्ग के पास आई। फ्रांस में कितने वर्ग थे? 3 वर्ग थे। पहला वर्ग कौन सा था? पादरी वर्ग। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग, क्योंकि इन दोनों के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता था, कर नहीं लिया जाता। सबसे हालात किसकी थी? जो तीसरा वर्ग था, निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में कौन थे? किसान भाई थे, व्यापारी भाई थे, वकील थे, परंतु किसानों की हालात बहुत बुरी थी। इस वर्ग में जो तीसरा एस्टेट वर्ग था, इसमें समृद्धों ने उठाई उन समूहों ने उठाई जो शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। उन्होंने ये आवाज उठाई। 18वीं सदी में एक नया सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। इसी वर्ग से है तीसरे वर्ग से एक वर्ग का निर्माण हुआ, मध्यम वर्ग, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, जो समुद्र से जो पार व्यापार हो रहा था, उन्नीता रेशम वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। उन्हीं और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में उन सौदागर व निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जो जन्मा विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, कि जो जन्मजात जो विशेषाधिकार मिल रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो मध्यम वर्ग ने ये आवाज उठाई थी, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, कि उसको सामाजिक में देखने के लिए, जो उसकी योग्यता देखने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए? सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। कि समान नियम और समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की है परिकल्पना जॉन लॉक और जियो जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने भी प्रस्तुत की थी। कि स्वतंत्रता है, समान नियम है, समान अवसर है, ऐसे विचार आधारित समाज की जो कल्पना है किनके द्वारा की गई थी? जॉन लॉक और जॉक के द्वारा। ये कौन थे? रूसो से दार्शनिक थे। अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। कि पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक पूछा जा सकता है कि 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? लॉक के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में क्या है, किसका खंडन किया था? निरंकुश शासक के अधिकारों का खंडन किया गया है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव भी रखा था। पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। ये पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही गई है। कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतक के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था।
दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों, सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तक और अखबार के माध्यम से इनका जो व्यापक प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था। अनपढ़ भी उन्हें समझ सके, क्योंकि लुई 16वां के द्वारा राज्य के खर्चों का पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा था। इसी कारण लोगों के ऊपर क्या थी, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्रांति की शुरुआत कैसी हुई, ये हम डिस्कशन करते हैं कि क्रांति की शुरुआत किस प्रकार हुई। पिछले भाग में हमने देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ाया। तो हमने देखा कि एक तो जो महल था, वर्साई महल को शान शौकत बढ़ाने के कारण वहाँ उस पे महल पे बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा किया जा रहा था। एक युद्ध होने के कारण भी क्या हो रहा था कि वित्तीय है उनके पास नहीं था, इसलिए टैक्स लगाया जा रहा था। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। कि प्राचीन जो राजतंत्र था उसके कारण क्या था, जो सम्राट था वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे प्रतिनिधि सभा, जिसका नाम है एस्टेट्स जनरल, की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। जो एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें 3 वर्गों में बांटा हुआ था। 3 जो एस्टेट प्रतिनिधि भेजते थे अपने अपने, लेकिन सम्राट यही निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी? 1614 में। तो कर है वो क्या राजा खुद लगाया करता था? नहीं जी। तो कौन? एक बैठक बुलाई जाती थी। कौन सी असेंबली है? जो एस्टेट जनरल है या प्रतिनिधि सभा है, इसके द्वारा बुलाई जाती थी। करों को अपने प्रस्ताव में मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, इसमें 3 वर्गों में बांटा हुआ था। इसके अपने अपने प्रतिनिधि भेजे जाते थे। और ये अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी। कब बुलाई थी? 5 मई 1789 को। इसने एक नए करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए एक बैठक बुलाते हैं। और ये बैठक किसके द्वारा? प्रतिनिधि सभा या जो एस्टेट्स जनरल के द्वारा ये बैठक बुलाई जाती है। प्रतिनिधियों की मेजबानी की वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। कि प्रतिनिधियों के लिए पहले भी इस पे बेफिजूल खर्चा हो रहा था, परंतु यहाँ तो बैठक हो रही थी। कौन सा महल है? वर्साई का महल था। इसको सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट में इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे गए। जो प्रथम वर्ग था और पहले और दूसरे में कितने प्रतिनिधि भेजे गए? 300 आमने सामने के कतारों में बिठाए गए। जो तीसरा वर्ग था, तीसरे वर्ग से 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए गए। पहले और दूसरे को तो चेयर मिली, परंतु जो तीसरा वर्ग था, निम्न वर्ग था, उनके 600 प्रतिनिधियों को खड़ा किया गया। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था। किसान है, औरत है, जो कारीगर है, ऐसी सभा में उनको मना किया हुआ था, नहीं जा सकते। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और मांगों की सूची बनाई गई, जिससे प्रतिनिधि ने अपने साथ लेकर आए थे। प्रतिनिधि थे वो अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। फिर इस बार लुई 16वां इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए। कि तीसरा वर्ग था, इन्होंने कहा कि मतदान करवाया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा।
यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। क्या था? प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति एक ही मत देगा। ये कैसा सिद्धांत है? लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जिसे मिसाल के तौर पे रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? रूसो की पुस्तक है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए थे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, कि प्रवक्ता है वो मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए थे। कौन से में? इंडोर का एक टेनिस कोर्ट था, उसमें जमा हो गए, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाले संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, हम असेंबली भंग नहीं करेंगे। नेशनल असेंबली बना दी गई और उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मिराबियो और आबेसीए ने किया था। किसका जो नेतृत्व है, किसके द्वारा? आबेसीए और मिराबियो के द्वारा किया गया था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह शांति, विशेषाधिकार और समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली, वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसीए मूलतः पादरी और तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां वो अभी हम अध्ययन करते हैं कि 1774 है, लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका। प्राचीन राजतंत्र में समाज में असंतोष गहरा ज्यादा हो रहा था। 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान हुआ। तीसरा वर्ग जो है नेशनल असेंबली का गठन करता है। 32 पर हमला, देहांत और किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 और 93 में फ्रांसीसी जो फ्रांस गणराज्य बनता है। फ्रांस गणराज्य कब बनता है? 1792 और 93। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 में नेपोलियन फ्रांस सम्राट बनता है। नेपोलियन कब है सम्राट बनता है फ्रांस में? 1804 में। यूरोप के विशाल भूभाग पर कभी कब्जा कर लेता है। वोटरलू में नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में। कब बैठता है गद्दी पर? 1804 में। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, कि जिस वक्त नेशनल असेंबली है संविधान का जो प्रारूप तैयार कर रही थी, वो उस समय व्यस्त थी। पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई। पावर रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों के घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। भीड़ 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उससे जो है क्या किया, नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों या लुटेरों के गिरोह बुला लिए जो पक्की फसलों को तबाह करने के निकल पड़े। कई जिलों में बहस से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्हें अन्न भंडार को लूट लिया। लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली थी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगाकर लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और मान लिया कि उसकी सत्ता अब संविधान का अंकुश होगा। कि लुई 16वां ने कहा कि अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, करते और बंधनी वाले शांति वस्तुओं का उन्मूलन का आदेश पारित किया। कब किया? 4 अगस्त
1789 को। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कब बना था? कि नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसी लाइन से हमारा कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का जो प्रारूप है वो पूरा कर लिया था। कि फ्रांस का जो संविधान का जो प्रारूप है, संविधान को पूरी तरह तैयार किया गया था, वो कब किया गया था? 1791 में। किस असेंबली के द्वारा तैयार किया गया था? कि नेशनल असेंबली के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि संविधान को जो तैयार किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सम्राट की जो शक्तियों को सीमित करना। जो सम्राट था पहले एक निरंकुश शासक था, वो अपने जो शासन कर रहा था वो लोगों को डरा धमका के सैनिकों के द्वारा वो शासन किया जा रहा था, उसको समाप्त किया जाए और जो इसकी शक्तियां हैं एक सम्राट की उसको सीमित करना, एक दायरे में लाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी तरह संविधान का जो प्रारूप पूरा हुआ था वो 1791 में हुआ था। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, नेशनल असेंबली ने इसको प्रारूप को तैयार किया था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है जो हरियाणा पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो हमारे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम कक्षा 10 है वर्ल्ड हिस्ट्री, वो हम वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं पहले ही। अभी हम 9th क्लास की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्ति को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्ति को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर और हस्तांतरित कर दिया। कि यहाँ से क्या हमें समझना है कि इसमें बताया जा रहा है कि इस संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सम्राट की जो शक्तियां हैं उसको सीमित करना, जो सम्राट के द्वारा जो शक्तियां हैं उसको सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ की केंद्रीकृत होने की बजाय, एक व्यक्ति के हाथ की बजाय जो शासक किया जा रहा था, एक सम्राट के द्वारा जो किया जा रहा था, उसको एक व्यक्ति की बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनमें विभाजन करना और इनको हस्तांतरित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि इसमें क्या था कि एक राजा था, वो पूरा एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन होता था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इनको सीमित, जो राजा की जो शासक है उसको सीमित करना, क्या करना? सीमित करना। और इनको किसमें विभाजन करना? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। कब पड़ी? ये 1791 में इसका प्रारूप तैयार हुआ था। और चित्र 7 में दिखाया गया है कि कैसे एक राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। न्यायपालिका जो न्यायाधीश, कार्यपालिका और विधायिका, किसमें विभाजन किया था? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसमें इसको विभाजन किया गया था। कि किस असेंबली के द्वारा? नेशनल असेंबली के द्वारा। संविधान कब तैयार किया गया था? 1791 में तैयार किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सम्राट की जो शक्ति है, सम्राट था यहाँ, इसकी शक्तियों को सीमित करना, क्या करना? सीमित करना। और किसके हाथों में सौंपा गया? कि जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका में हस्तांतरित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था। सक्रिय नागरिक कौन थे? जो मताधिकार प्राप्त लोग थे। निष्क्रिय जो मताधिकार प्राप्त नहीं होते थे। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया था? यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कब है, किस वर्ष संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1791 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1791 के संविधान ने 1791 में
संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किस असेंबली को सौंप दिया था? तो नेशनल असेंबली। यहां से हमारे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी पेपरों के लिए कि 1791 में संविधान जो बनाने का जो है ये किसको सौंपा था? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी कि नेशनल जो असेंबली है वो किस रूप से चुनी जाती थी? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो हमारा आंसर आएगा अप्रत्यक्ष। यहां से 3 क्वेश्चन हमारे 3 पॉइंट बन सकते हैं कि कब कानून बनाने का अधिकार हुआ? 1791 में। कौन सी असेंबली थी? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का जो चुनाव होता था वो कैसे होता? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता था। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। सबसे पहले क्या करते थे? नागरिक एक निर्वाचक समूह है उसका चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। पहले तो एक नागरिक है वो समूह का चुनाव करते, फिर वह असेंबली क्या उन सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। क्या सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार था? जी नहीं, सभी को अधिकार नहीं था। मतदान अधिकार सभी को नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। कम से कम कौन? 3 दिन की जो मजदूरी है के बराबर कर चुकाते थे, उन्हीं को ही मतदान देने का अधिकार था। इंपॉर्टेंट यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे कि कानून बनाने का अधिकार संविधान ने कब तैयार हुआ? 1791 में। कौन सी असेंबली थी? नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष रूप से। और सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह क्या करते कि सदस्यों को समूह है उनका चुनाव, फिर उन असेंबली है उन सदस्यों को चुनाव करती थी। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष मतदान कर सकते थे जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन है बन सकते हैं। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में विभाजन किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था कि संविधान है किसके साथ शुरू हुआ था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो संविधान है कब तैयार किया गया था? 1791 में इसकी शुरुआत होती है। किस असेंबली को सौंपा जाता है? नेशनल असेंबली को सौंपा जाता है। नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इंपॉर्टेंट संविधान है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू किया गया था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानून बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जो जन्म से उनको ही यह अधिकार प्राप्त हो जाते थे। इन अधिकार को छीना नहीं जा सकता था क्योंकि कर्तव्य माना गया था कि प्रत्येक नागरिक के ये नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करेंगे। इंपॉर्टेंट यहां से हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, क्या है हमारा पॉइंट यहां से? फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसी हुई? इससे पहले हम कुछ चित्र है वो भी समझ लेते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ। चित्र 8 है, इसमें दर्शाया जा रहा है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है। जो संविधान का जो घोषणा पत्र था वो था कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बियो द्वारा बनाया गया था। कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया गया था? ले बार्बिए द्वारा 1790 में बनाया गया था। क्रांतिकारी एक है, क्रांतिकारी पत्रकार कौन है? ज्यों पॉल मरा। ज्यों पॉल मरा
ने अखबार कौन सा था? लामी दे पपल, जनता का मित्र, नेशनल असेंबली के द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी। राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या थे? टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई जंजीर है किसका प्रतीक माना गया था? कि दासों को जो बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग हुआ था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक था। कि दर्शाया जा रहा है जैसे जंजीर है, इसमें जो जंजीर है दासों को बांधने के लिए प्रयोग की जाती थी, परंतु टूटी हुई जंजीर है उनकी आजादी का प्रतीक है, दासों का। छड़ों का बर्छीदार गटर क्या था? अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पूरे गटर को एकता का ही बल है। मतलब कि कहने का अभिप्राय है अकेली जो छड़ है उसको आप तोड़ सकते हैं, पूरा अगर बंडल होगा उसको नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए किसका प्रतीक है? एकता का। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंख, त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसके अंदर आंख है, वो क्या काम है? इस डायग्राम का क्या प्रतीक है? कि सौरदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, अपनी पूंछ है मुंह में लिए सांप किसका है? समानता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्राइजियन टोपी दासों था स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, दासों को जो स्वतंत्र हो जाते थे उनके द्वारा जो पहनी जाने वाली टोपी थी लाल फ्राइजियन टोपी। नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। फ्रांस के जो राष्ट्रीय रंग कौन से थे? नीला सफेद लाल, नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। डेनो वाली जो महिला है वो कानून का मानवीय रूप था। विधिपट कानून सबके लिए समान और उनकी नजर सबके बराबर थी, विधिपट था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी, अभी फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई थी? फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही थी। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही थी। लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। संविधान पर जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, किसके द्वारा किए गए थे? लुई 16वां के द्वारा। परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चली रही थी, जो उनकी वार्तालाप हो रही थी गुप्त रूप से, वो भी प्रसा के राजा से लुई 16 की जो बातचीत हो रही थी। फ्रांस की घटनाओं ने अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। जो फ्रांस की जो घटनाओं को देखकर जो पड़ोसी थे वो भी शासक थे, वो चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब इस योजना पर अमल होता है तो 1792 में नेशनल असेंबली ने कब 1792 में प्रसा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। कि 1792 में नेशनल असेंबली ने किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा एवं प्रस्ताव पारित कर दिया था? प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। किसने पारित किया था? तो नेशनल असेंबली के द्वारा पारित किया गया था। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं में कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया था। किनके विरुद्ध? जो कुलीन है और राजाओं के विरुद्ध। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट दी लाइल के द्वारा क्या रचित है? मार्सिले। मार्सिले किसके द्वारा रचित है? कवि कौन है? रॉजेट दी लाइल के द्वारा मार्सिले भी है। ये गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। इंपॉर्टेंट लाइन होगी कि फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है? क्या है फ्रांस का राष्ट्रीय गान? मार्सिले।
पहली बार मार्सिलेस ने फ्रांस जो पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। ये कवि कौन है? रोजेट डी लॉयल के द्वारा रचित मार्सिले भी था, जो ये फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया था। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी सत्य एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी हानि व आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी हानि और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुष और मोर्चे के चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्रांति को सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। 1791 संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। कि जो है 1791 में किनको अधिकार था? जो अमीर लोग थे उनको ही राजनीतिक अधिकार था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डों जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्यकारी योजना पर बहस करते थे। इनमें से कौन सा क्लब था? जैकोबिन क्लब के नाम से सफल हुआ था। किसके नाम से? जैकोबिन क्लब के नाम से, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जैकब के नाम पे पड़ा था। इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी हमारी कि जैकोबिन क्लब है किसके नाम पे ये रखा गया था? कौन था? पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर ये जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी। इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उनमें अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में हम गतिविधियों और मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब किसके नाम पे पड़ा था? कि भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे ये जैकोबिन क्लब नाम पड़ा था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज में कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, गड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। और उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भी था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीजेस, घुटना पहनने वाले कुलोनियों ने खुद को अलग करने के लिए किया था। ये जो ब्रीजेस पहने वाले कुलोनियों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। कॉन्वेंट क्या था? कि धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत कॉन्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसलिए जैकोबिनों को सौ क्लान के नाम से भी जाना जाता है। जैकोबिन क्लब है, हमने देखा एक भूतपूर्व पेरिस थे, उनके नाम पे ये जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी। जैकोबिनों को सौ कुलान के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। जैकोबिनों सौ कुलात के नाम से, जो बिना घुटने वाले। सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता बिना घुटने वाले। कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता के प्रतीक थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने का अनुमति नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों ने एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्हें ट्यूलेरिए के महल पर दावा बोल दिया। ट्यूलेरिए के महल पर दावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला। खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाया गया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया था। नवनिर्वाचित असेंबली का
कन्वेंशन का नाम दिया गया था। जो नवनिर्वाचित असेंबली था उसका नाम क्या दिया, कन्वेंशन का नाम दिया गया 21 सितंबर 1792 को। कब की बात है, 21 सितंबर 1792 को इस राजतंत्र का अंत कर दिया गया। इस राजतंत्र का अंत कर दिया गया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। फ्रांस को कब एक गणतंत्र घोषित किया गया, 21 सितंबर 1792 को गणतंत्र घोषित किया गया। और गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र सरकार का क्या रूप है, गणतंत्र सरकार का क्या मतलब है, गणतंत्र सरकार का मतलब है जहां सरकार व उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। जहां सरकार होती है उसके प्रमुख का भी चुनाव जनता करती है, उसे गणतंत्र सरकार कहते हैं। यह वासानुकूलित राष्ट्र नहीं है। ये गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, देखें कि वो कब और कैसे गणतंत्र बने थे। लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। लुई 16 को कब है उनको देशद्रोह के रूप में उनको मौत की सजा सुनाई गई थी, 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, 21 जनवरी 1793 को। किसको फांसी दी गई थी, लुई 16 को फांसी दी गई थी। किसके रूप में, देशद्रोह के आरोप के रूप में। कौन सी प्लेस था, डी लो कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। और उसकी रानी मेरी थी जो ऑस्ट्रिया की थी, उसको भी वही हसन हुआ था कि मेरी एनेट का भी वही हस हुआ था। आतंकराज कब आया, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। देशद्रोह क्या होता है, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह होता है। तो आज के सेशन को अब यही विराम करते हैं। मिलते हैं नया नेक्स्ट टॉपिक आतंकराज कब आया, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।